नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माता पिता ने बेटी को पढ़ने से रोककर उसकी शादी जबरन करानी चाही तो नानी ने किया कुछ ऐसा कि सबके होश ठिकाने आ गए। मौसी, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। हेलो हेलो बेटे, ज़रा तेज बोलो, तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मासी, मेरी शादी हो रही है। इस बार गौरी रो पड़ी। क्या शादी हो रही है? मगर तुमने तो अभी अभी एडमिशन लिया है ना एमबीए में, फिर ये कोर्स के बीच में शादी कहाँ से आ गई? अब रीना भी दुख के साथ साथ गुस्से से भर चुकी थी। अलका दीदी कहाँ है? मेरी बात करा उनसे। हेलो, हाँ रीना, तू यहाँ आ जा, फिर मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। ऐसे फ़ोन पर ना तू समझ नहीं पाएगी। हेलो रीना। हेलो। रीना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। मासी, आप आ गई। अब आप ही मम्मा को समझाएं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। रीना के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी गौरी। रीना ने गौरी की माँ तथा अपनी बड़ी बहन अलका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। कभी वो लड़के वालों के खानदानी रईस होने का बखान करती, तो कभी लड़के की सैलरी और उसके ऊंचे पद का हवाला देती। इस तरह सुबह से शाम हो गई और इन दोनों बहनों के बीच की इस बातचीत में न जाने कितनी बार तो बहस का रूप भी धारण किया। मगर गौरी की माँ अलका आज खुद के द्वारा उसका भला करने की धुन में इतनी बहक चुकी थी कि उसे अब अपनी बेटी की भलाई के लिए अपने अलावा किसी और के द्वारा कही गई कोई और बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। और इस अंधी ममता के हाथों वो अपनी ही बेटी की खुशियां का कत्ल करने जा रही थी। इसका उसे जरा सा भी इल्म नहीं था। शाम को जब गौरी के पापा ऑफिस से घर वापस आए तो रीना की उम्मीद की लो उसकी दीदी की ओर से दिशा बदलकर उसकी जीजाजी यानी कि अलका के पति की ओर मुड़ गई। मगर यहाँ भी उसके हाथ खाली ही रहे। अब रीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी दीदी और जीजाजी की आंखों पर बंधी हुई अच्छे खानदान तथा अच्छे लड़के की पट्टी को कैसे हटाए। और उससे भी बड़ी बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके अपने आज उसके साथ बीते हुए वो बुरे अनुभव के बाद भी वही गलती आज कैसे दोहराने जा रहे थे। आज की इस घटना ने रीना को एक बार फिर से अपने अतीत की परछाइयां नापने पर मजबूर कर दिया था। थैंक यू पापा, रीना ने अपनी पॉकेट मनी लेते हुए अपने पापा से कहा। पापा, मुझे शादी के बाद कौन पॉकेट मनी देगा? अपनी शादी की बातों को आजकल जोरों शोरों से सुन रही रीना ने अपने पापा से पूछा। तेरा पति, रीना के पापा ने उत्तर दिया। और अगर उसने नहीं दी तो? रीना के इस प्रश्न पर उसकी मम्मी बोली, देगा, क्यों नहीं भला, बिल्कुल देगा। और फिर रीना मुस्कुराती हुई अपनी सहेली प्रार्थना के घर चली गई। अगले दिन रीना का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो बस दिल ही दिल में ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं मम्मी, हीरा ने घबराहट भरे स्वर में अपनी मम्मी से कहा। इसमें डरने की क्या बात है बेटा, और फिर तेरे तो सारे पर्चे बहुत अच्छे हुए हैं ना, समझने वाले लहजे में हीना की मम्मी ने कहा। तभी हीना की दीदी का फोन आ जाता है, जिनकी शादी दिल्ली में हुई थी। उन्होंने अपने पति यानी कि रीना के जीजा जी को हीरा को रोल नंबर पहले से दिया हुआ था, तो उन्होंने नेट पर रिजल्ट देख लिया था। हीरा फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई थी और उसकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी थी। पांच सब्जेक्ट में तो उसकी डिस्टिंक्शन थी। घर में हर ओर खुशी की लहर थी। हीना के सभी रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग गए थे। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी उत्सुकता से रिजल्ट पूछ रहे थे। सभी को पता था कि रीना एक मेधावी छात्रा है और इसलिए सबको पहले से ही उससे बहुत उम्मीदें थी। रीना बहुत खुश थी। अगले दिन
वो अपनी सहेलियों के साथ उन्हें ट्रीट देने रेस्टोरेंट भी गई। जब वो रेस्टोरेंट से लौटी तो उसके पापा को उसने बहुत ध्यान से देखते हुए पाया, जिस पर उसने अपने पापा से पूछा कि वो उसे क्या देख रहे हैं। रीना की इस बात को सुनकर उसके पापा की आंखों में छलछलाए हुए आंसुओं को छलकने का मौका मिल गया। अपने पापा को रोता हुआ देखकर वो उनके पास पहुंच गई और उनके रोने का कारण पूछने लगी। फिर उसने उन्हें चुप कराने की कोशिश करने के साथ ही अपनी मम्मी को आवाज भी लगाई। रसोई घर में काम करती हुई रीना की मम्मी रीना के पापा के रोने के बाद सुनकर दौड़ कर आई। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने रीना के पापा से जब रोने का कारण पूछा तो वो बस इतना ही बोले कि रीना अब बड़ी हो गई है। अब रीना की मम्मी ने रीना को रसोई घर में गैस चूल्हा बंद करने के लिए भेज दिया। फिर रीना के पापा के गालों पर दुलकते हुए आंसू को पोंछते हुए बोली, बेटिया को बड़े होते कहाँ समय लगता है गौरी के पापा। रीना की मम्मी की इस बात को सुनकर रीना के पापा और भी ज्यादा रोने लग गए। तब तक रीना भी वहां आ गई। अब माँ, बेटी और पिता तीनों को ही आंखें नम थी। रीना के पापा रोते ही जा रहे थे और वो रीना वे उसकी मम्मी द्वारा चुप कराए जाने पर भी चुप नहीं हो रहे थे कि तभी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर रीना दौड़कर रसोई और की भागी और फिर उसने एक कप दूध अपने पापा को लाकर दिया, जिससे पीने के बाद उन्हें कुछ आराम मिला। दरअसल रीना के पापा यानी कि प्रताप जी को शुगर की बीमारी थी, जिसके कारण शुगर का स्तर कम होने से अक्सर उन्हें चक्कर या आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाया करता था। इसके अलावा उन्हें उच्च रक्तचाप की भी बीमारी थी। शायद यही कारण था कि वो रीना की शादी अब जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। रीना के पापा के चुप हो जाने के बाद रीना ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करेगी और अपने पापा को इतनी जल्दी अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मम्मी, मैं शादी करके चली गई तो फिर पापा का ख्याल कौन रखेगा? फालतू बातें मत कर, मैं कहाँ मरी जा रही हूँ और जैसे तू ही सारा ध्यान रखती है बिना इनका। सुरेश भाई साहब ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है और मैं तो इसे इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देने वाली। इतना कहकर मुंह सिकोड़ती हुई रीना की मम्मी रसोई घर में वापस चली गई। अब तक रीना और उसके पापा दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि रीना की मम्मी यानी कि रेखा जी के सामने अब किसी की नहीं चलने वाली। अगले 2-3 दिनों के अंदर ही सुरेश, जो कि रेखा जी के मुंह भोले भाई थे, उन्होंने लड़के वालों से बात करके अगले हफ्ते रीना को देखने का प्रोग्राम बनवा लिया। रीना ने हालांकि अपनी शादी का कोई खास विरोध तो नहीं किया, पर उसने अपनी माँ से लड़के वालों से उसके आगे पढ़ने की बात करने के लिए जरूर कहा, जिस पर रीना की मम्मी तैयार भी हो गई। इसके बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के वाले रीना को देखने आए। लड़का सरकारी नौकरी में था और उसके पिताजी की एक छोटी सी परचूने की दुकान थी। उसकी माँ एक गृहिणी थी और उसके अलावा उसकी एक तलाकशुदा बहन थी जो उन्हीं लोगों के साथ रहती थी, जिसकी एक बच्ची भी थी। पीले रंग की हल्के सितारों की साड़ी पहने हुए और हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती हुई रीना की सुंदरता को देखकर लड़के वालों का परिवार बहुत ही प्रभावित हो गया। इसके बाद बात आई लेन देन की। इस पर लड़के की माँ ने अपनी कोई भी डिमांड ना होने की बात कहने के साथ ही अपने बेटे की सरकारी नौकरी का इशारा भी दे दिया। लड़का नौकरी के साथ ही साथ देखने में भी अच्छा था और उसकी बातचीत का ढंग भी प्रताप जी और रेखा जी को अच्छा खासा प्रभावित कर गया। प्रताप जी ने कई बार लड़के के पिताजी से उनके डिमांड जाननी चाही, पर हर बार वो बस लड़की हमें सुशील और सुंदर मिल जाए, फिर और हमें क्या चाहिए क्या ही राग अलापते रही। तभी लड़के की बहन ने 2-4 उदाहरण पेश करके प्रताप जी को इशारा किया कि इतने लाख की पार्टी तो कहीं आ रही है। उसके बाद लड़के की माँ से जब रेखा जी ने पूछा
कि फिर भी बहन जी कुछ कैश का अंदाज़ा तो बताती। तो लड़के की माँ ने साफ साफ कह दिया कि हमारी लड़की ने बता तो दिया है। जिस पर एक बार फिर से हंसते हुए लड़के का बाप बोला, हमें तो लड़की सुशील और सुंदर मिल जाए, फिर और हमें क्या ही चाहिए। अब लड़का और लड़की के अकेले में बात करने की बारी आई, जिस पर लड़के की बहन भी लड़के के साथ ही रही। लड़के ने रीना से कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने अपनी बहन से कह दिया कि दीदी जो आपको पूछना हो पूछ लीजिए। हालांकि रीना को ये बात बहुत अजीब लगी, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। चुपचाप वो उस लड़के की बहन के ऊटपटांग प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सहजता के साथ देती रही। अब रीना ने अपने आगे पढ़ने की इच्छा जताई, जिस पर लड़के की बहन मुंह बनाने लगी और वो कुछ कहती उससे पहले ही वो लड़का बोल पड़ा, ये तो बहुत अच्छी बात है और वो भी पढ़ाई का बहुत बड़ा समर्थक है। हीरा को उस लड़के के विचार बहुत अच्छे लगे और पहली बार अपने जीवन में किसी पुरुष के आने की आहट ने उसके दिल को जोर जोर से धड़कने का काम भी किया। हिना का रिश्ता तय हो चुका था और वो अपने भावी भविष्य के सुनहरे सपने बुनने में व्यस्त रहने लगी थी। फिर एक दिन अचानक हिना की होने वाली ननद उसके घर पर आई और उसने रीना को एक डिब्बा दिया, जिसे कि वो अपने भैया का भेजा हुआ तोहफा बता रही थी। जब रीना ने अपनी ननद के जाने के बाद वो डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन निकला और फिर उस पर एक कॉल भी आ गई। रिसीव करने पर पता चला कि ये कॉल रीना के होने वाले पति रमेश की थी। रीना ने जब रमेश से कहा कि वो उसे फ़ोन पर बातें करना चाहता है, तो रीना ने उसे ये कहकर साफ मना कर दिया कि वो अपने पापा मम्मी की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करेगी। इस बात पर रमेश ने रीना से उसकी मम्मी से उसकी बात करवाने के लिए कहा और फिर जब रीना ने फ़ोन अपनी मम्मी को दिया तो रमेश ने बड़ी ही सहजता और अदब के साथ रीना की मम्मी से रीना से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त ले ली। रमेश की इस बात पर वो अब जैसे रीना की मम्मी पूरी तरह से रीझ चुकी थी। वो अब रमेश को बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़कों की श्रेणी में गिन रहे। फिर कभी कभी रमेश के फ़ोन रीना के पास आने लगे और धीरे धीरे ये सिलसिला रोजाना में परिवर्तित हो गया। समय गुजरता गया और फिर इन दोनों की सगाई का समय भी आ गया। जब सगाई समारोह के लिए मेहमानों की लिस्ट बनाई गई तो कुल मेहमान 100 जोड़े गए, जिसमें से 50 रीना की तरफ से थे तो 50 रमेश की तरफ से। पर फिर रमेश की मम्मी के एक फ़ोन पर यह लिस्ट 30 और 70 में बदल गई। दरअसल होटल में प्लेट सिस्टम होने के कारण मेहमानों को गिनकर ही बुलाया जा रहा था और फिर जो होटल रमेश के घरवाले ने चुना था वहाँ की प्लेट भी काफ़ी महंगी थी। सगाई का सारा खर्च रीना के पापा ही कर रहे थे। इसके बाद कभी रमेश का कोई दोस्त बढ़ जाता तो कभी उसकी बहन की सहेलियाँ, तो कभी उसकी मम्मी के मायके वाले, और इस तरह मेहमानों की लिस्ट का बंटवारा 14, 15 और 85, 86 पर आकर रुका। इस तरह से रीना के घर वाले अपने बेहद खास लोगों को ही सगाई में बुला पाए, बल्कि बहुत से खास भी रह गए। यहाँ तक कि रीना चाह कर भी अपने किसी एक संयोजक को नहीं बुला पाई। सगाई में पिंक कलर का लहंगा और बहुत ही हल्के से मेकअप में 19 साल की रीना का रूप बहुत ही निखर कर आ रहा था। वही रमेश भी शेरवानी में रीना से कुछ कम नहीं लग रहा था। सगाई का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ, पर ना जाने क्यों रमेश की माँ और बहन का मुंह पूरे कार्यक्रम के दौरान बना ही रहा, जबकि प्रताप जी के इंतज़ाम की तारीफ वह मौजूद हर एक शख्स कर रहा था। फिर वो चाहे किसी भी तारीफ का क्यों ना हो, रमेश की माँ ने अपनी बात हर एक जगह बदली। वो रिश्तेदारों को दी जाने वाली भेंटों की रकम हर जगह रीना की मम्मी से 2 गोरी करके दिलवा रही थी, पर रीना की मम्मी ने हर जगह चुपचाप उनकी बात मानी। मगर फिर भी वो किसी एक जगह पर ही मुस्कुराते हुए
या खुश दिखाई नहीं थी। सगाई के बाद जब रीना की फोन पर रमेश से बात हुई तो उसने बस रमेश से उसकी वाकई नाराजगी का कारण भर पूछ लिया, जिस पर उन दोनों के बीच बहस हो गई। इसे झगड़े का रूप लेने में जरा सी भी देरी नहीं लगाई। अगले 2 दिन तक रमेश का कोई फोन नहीं आया और ना ही रीना ने अपनी तरफ से उसे कोई फोन किया। बेटा रीना, जरा रमेश जी से बात करके उनकी कपड़ों की पसंद तो पूछना, कहती हुई रेखा जी मुस्कुराकर वहां से चली गई। रेखा जी की इस बात पर रीना ने जवाब में अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने उन्हें अपने और रमेश के बीच हुई बहस के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही अपनी बातचीत बंद होने के बारे में। शायद इन सब बातों का बताकर वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। शाम तक इंतजार करने के बाद रीना ने रमेश को फोन किया, मगर रमेश ने रीना का फोन नहीं उठाया। रीना दूसरी बार फोन मिलाने की सोच ही रही थी कि तभी रमेश का फोन आ गया और उसने रीना से बिल्कुल इस तरह से बात की जैसे कि उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। रीना ने कपड़ों के ढंग और डिज़ाइन के बारे में रमेश की पसंद और नापसंद की जानकारी ली और फिर कुछ इधर उधर की बातों के बाद उन दोनों ने फ़ोन रख दिया। अब फिर से पहले की तरह रोज फ़ोन पर उन दोनों की बातें होने लगी। बातों का सिलसिला अब घर परिवार और व्यक्तिगत पसंद नापसंद से आगे बढ़ने लगा। हालांकि अब इनकी शादी को सिर्फ 4 महीने ही बाकी रह गए थे, पर भोली भाली रीना अपने लाशर्म के पर्दे को यूं हटाकर इस तरह की बातें करने में खुद को बेहद असहज पाती थी। वहीं दूसरी ओर रमेश अब हर बार बस यही बातें करना चाहता था। रमेश ने रीना से बातों ही बातों में पहले तो उसके शरीर की नापतोल के बारे में पूछा, जैसे कि उसका वजन, उसकी लंबाई, और फिर वो उसे कुछ ऐसी अमर्यादित बातें करने लगा जिन्हें की शादी से पहले करने में रीना बिल्कुल भी सहज नहीं थी। इसके बाद वो रीना से फ़ोन उल्टी सीधी बातें करने लगा और फिर ये उसका रोज का नियम हो गया। और रमेश हर वक्त यही बातें रीना से करना चाहता था। वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसे देर रात में फ़ोन करने लगा। रीना ये बात चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बता पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे और अपनी समस्या का समाधान कैसे निकाले। फिर उसने इस बारे में अपनी शादीशुदा बड़ी बहन से बात करने का फैसला किया। रीना ने जो अपनी बड़ी बहन अलका से फ़ोन पर बात की तो वो इधर उधर की बातें करने के बाद उससे रमेश के बारे में बात करते हुए हिचकिचाने लगी थी और ना जाने कैसे उसकी बड़ी बहन अलका ने उसकी हिचकिचाहट को नाप पाप लिया। और फिर जब अलका ने सीधे सीधे पूछने पर रीना ने उसे रमेश की हरकतों के बारे में बताया तो अलका ने इसी सामान्य बात कहते हुए हंसकर टाल दिया और रमेश को हर हाल में खुश रखने की हिदायत देकर फ़ोन रख दिया। अब रीना के पास रमेश की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे रीना को यह भी समझ में आने लगा कि रमेश को उससे ज़्यादा दिलचस्पी उसके शरीर में है। वो रीना से या तो अपने परिवार के विषय में बात करता, उनकी बड़ाई करता रहता, या फिर रीना से उल्टी सीधी बातें करता। बस शादी की तारीख भी आ गई। रीना शादी का नया जोड़ा पहनकर अपनी आंखों में नई जिंदगी के नए नए सपने सजाकर अपने मायके को पीछे छोड़कर रमेश के भरोसे उसके संग आगे बढ़ गई। रीना की शादी ने उसके पापा को बहुत अंदर तक तोड़ दिया। वह बहुत बीमार रहने लगी। रीना अपने मायके के काफ़ी नज़दीक ससुराल होने के बावजूद अपने पापा से मिलने नहीं आ पाती, क्योंकि वो जब भी अपने मायके जाने के लिए अपने सास ससुर या अपने पति रमेश से कहती तो वो लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते। रीना की शादी को अब 4 महीने बीत चुके थे और इन 4 महीनों में वो एक बार भी पगफेरे की रस्म के अलावा अपने ससुराल से बाहर नहीं गई थी। पगफेरे में भी वो रमेश के साथ बस 2 घंटे के लिए ही अपने मायके गई थी। धीरे धीरे
परिवार के सभी सदस्यों का बर्ताव रीना को तीखा अनुभव देने लगा। कभी सास की जातियां तो कभी ससुर जी के तानों से होती हुई रीना की जिंदगी फिर एक ऐसे मोड़ से गुजरी जिसका अंदाजा रीना कभी सपने में भी नहीं लगा सकती थी। एक रात जब रीना अपने ससुर जी के कमरे में उन्हें दूध का गिलास देकर वापस लौटने लगी तो रीना के ससुर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इस पर रीना चीख कर वहां से उल्टे पांव भाग गई और फिर उसने ये बात जाकर अपने पति रमेश से कहनी चाहिए, मगर इससे पहले कि वो रमेश को इस बात के बारे में कुछ बता पाती, उससे पहले ही रीना की सास ने बहुत जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर रमेश ने रीना की एक भी ना सुनते हुए उसे छोड़कर तुरंत अपनी माँ के कमरे का चला गया। रीना की बात पर विश्वास तो करना दूर, बल्कि रमेश ने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं और एक जोर का थप्पड़ मारने के बाद रमेश ने रीना को धक्का देते हुए उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। रीना रोती रही और अपनी बात कहने की कोशिश करती रही, पर उसकी बात वहां मौजूद किसी भी शख्स में नहीं सुनी। घर के सब लोग सोने चले गए, बस अकेली रीना ही आंगन में बैठी रह गई। वो सारी रात ठंड में ठिठुरती रही, पर किसी ने भी उससे कमरे में चलने या सोने के लिए नहीं कहा था। फिर अचानक से जाड़े की हाड़ कबा देने वाली बारिश भी शुरू हो गई, पर इतने पर भी या कि ससुराल वालों में से किसी का भी दिल नहीं पसीजा और इस तरह यह सारी रात ठंड के कहर को झेलते हुए सिसकियों के बीच काटती। मगर सुबह होते होते उसने एक दृढ़ निश्चय जरूर कर लिया था। सुबह रीना ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक किया और वो किसी से भी बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगी। मगर तभी उसके कानों में फोन की घंटी सुनाई पड़ी, जिसने उसके दिल को जोर से धड़का दिया। घर के सन्नाटे को चीरती हुई इस आवाज पर सबसे पहले हरकत रमेश की हुई। फोन सुनते ही उस रीना को पुकारा, पर रीना उसे बिना कोई उत्तर दिए यत्रवत्र सी आगे बढ़ती रही। और तभी रमेश ने कहा, रीना, तुम्हारे पापा। इतना सुनते ही रीना झट से पीछे मुड़ी और उसने फोन रमेश के हाथ से झपट कर लेते हुए उसका रिसीवर अपने कान पर लगाया। दूसरी तरफ से अपनी मम्मी की कही हुई बातें सुनकर रीना जोर जोर से रोने लगी और फिर अगले कुछ ही मिनटों में रीना अस्पताल में थी, जहाँ उसके पापा को हार्ट अटैक की शिकायत के चलते भर्ती कराया गया था। रीना अपनी माँ को संभाल रही थी, जबकि उसकी खुद की हालत उस वक्त बहुत खराब थी। और फिर कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर ने आईसीयू वार्ड से बाहर आकर प्रताप जी की हालत को नियंत्रित बताया और कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं, तब जाकर कहीं माँ बेटे की जान में जान आई। अगले 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद रीना के पापा को छुट्टी मिल गई। रीना की कुछ दिन अपने मायके में रहने की इजाज़त रीना की मम्मी ने उसके ससुराल वालों से बात करके ले ली थी। जब वो लोग उसे मिलने अस्पताल आए थे, रीना कुछ दिन अपने मायके में रहकर बस वापस अपने ससुराल आ गई। इस बीच ना तो उसकी मम्मी ही अपनी विषम परिस्थितियों के चलते रीना की मनोदशा भाप पाई और ना ही रीना अपनी उलझनों के बारे में स्वयं ही उसे कुछ कह पाए। मजबूर रीना एक बार फिर से ना चाहते हुए भी अपने ससुराल आ चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि दुख भरा और उलझनों से भरा हुआ समय बड़े ही धीमी चाल से खिसकता है। रीना और रमेश के बीच का रिश्ता अब सिर्फ जिस्मानी रह गया था। वैसे भी इस रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव तो बस रीना की तरफ से ही था, जो कि अब बचे रहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। फिर सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत एवं त्योहार आया, करवा चौथ। रीना ने पूरे मन से ये व्रत किया। शायद वो अपने मायके की परिस्थितियों के चलते अपने और रमेश के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी। उसने पूरा काम किया, खाना बनाया, व्रत किया और फिर वो दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार हुई। पूजा का समय हो गया था। रीना छत पर चांद देखने के लिए
अपनी सास के साथ खड़ी थी। सब रमेश का इंतजार कर रहे थे और फिर जब चांद भी निकल आया पर रमेश ऊपर छत पर नहीं आया तो रीना की सास ने रीना को नीचे रमेश को बुलाने के लिए भेज दिया। रीना नीचे पहुंच गई और जब रमेश उसे ड्राइंग रूम में दिखाई नहीं दिया तो पहले तो उसने ड्राइंग रूम में चलता हुआ टीवी बंद किया और फिर वो रमेश को घर के बाकी कमरों और कोनों में ढूंढने लगी, मगर रमेश उसे कहीं नहीं मिला। रीना को ख्याल आया कि उसने अपनी ननद के कमरे में तो देखा ही नहीं। शायद वो आज के दिन अपनी बहन के साथ कुछ समय बिता रही हूँ। ये सोचकर मुस्कुराती हुई वो अपने पति रमेश के प्रति इज्जत व सम्मान की भावना लिए हुई तेज कदमों से अपनी ननद के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे का दरवाजा शायद अंदर से बंद था। यही सोचकर रीना दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि तभी उस कमरे के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आती हुई सुनाई पड़ी, जिसके बाद उसने दरवाजे को एक जोर का धक्का मारा, जिसे दरवाजा एक बार में ही खुल गया। और फिर जो रीना ने देखा उस पर यकीन करना स्वयं रीना के लिए भी असंभव ही था। डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठी हुई रीना का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे, जिसे देखकर गौरी बोल पड़ी, मौसी रो रही है, मम्मी देखे ना। रोते रोते रीना की हिचकियां बंद गई। वो बस रोई ही जा रही थी कि तभी रीना को उसकी दीदी ने झिंझोर कर उसके अतीत की काली घनी और घिनौनी परछाइयों से बाहर निकाला। क्या हुआ रीना, तो इतना क्यों रो रही है? क्या गौरी की विदाई के बारे में सोचकर रो रही है? क्या हुआ तुझे अचानक से? बोल ना रीना, बोल। अलका ने उसे पकड़ते हुए कहा। या फिर हमसे कोई गलती हो गई है साली साहिबा? रीना के जीजा जी ने उससे कहा। गलती नहीं दवाजी, बहुत बड़ी गलती, या फिर गुनाह भी कहे तो ज्यादा नहीं होगा। कमरे में कदम रखते हुए रीना की माँ ने कहा। नानी, आप यहाँ अचानक? गौरी ने अपनी नानी के हाथ से बैग लेते हुए पूछा। मम्मी आप? अलका समेत सभी दादाजी को वहां अचानक देखकर चौंक पड़ी। अरे मम्मी, हमें तो गौरी के भले के लिए सोचेंगे ना, अलका ने कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, और हमारे समाज में बेटी के सबसे भले की बात उसका विवाह ही होता है ना। क्यों अलका, मैंने सही कहा ना? रीना की मम्मी ने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को घूरकर देखते हुए कहा। मम्मी, लगता है कि आप अपना समय भूल गए। आपने भी तो हम बहनों की शादियों को हर चीज से अधिक वरीयता की दी थी। अलका ने कहा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मगर तुम जरूर भूल गई हो रीना का अतीत। हम माता पिता अपने लड़कों को तो खूब पढ़ाते लिखाते हैं और उनके प्रति ये सोच रखते हैं कि हम उनकी नौकरी लगने पर उनका विवाह करेंगे, पर मैं पूछती हूँ कि आखिर हम यही सोच अपनी लड़कियों के लिए भी क्यों नहीं रखते? दादाजी का स्वर अब बहुत ऊंचा हो चुका था। रीना ने अपनी जगह से उठकर उन्हें रोकना चाहा, पर उन्होंने उसे अपने हाथ से चुप रहकर अपनी जगह बैठने का इशारा किया। रीना की माँ ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया। काश कि उस समय रीना ने उस नीच लड़के रमेश की बातें अलका तुझे ना बताकर मुझे बताती होती, तो शायद मैं उस शराफत के नकली चोले के पीछे की सच्चाई जान पाती और अपनी बेटी की जिंदगी खराब होने से बचा पाती। अलका, अरे अपनी सगी बहन के साथ नाजायज संबंध रखने वाला वो पापी, छी छी, सोचते हुए भी घिन आती है कि कोई कैसे इतना गिर सकता है। और मेरी इस निर्दोष बच्ची ने उस राक्षस का सच जाने के बावजूद उसके साथ 4 साल बिता दिए। अरे वो तो इनके स्वर्गवास पर बेसुध होने पर रोते रोते ये सच्चाई इसके मुंह से निकल गई, वरना ये लड़की तो अपने पापा की बीमारी की मजबूरी के बोझ तले दबकर और घुटकर अपनी पूरी जिंदगी उस दलदल में काट देती। कहते कहते दादाजी पपक पड़ी और उन्होंने रीना को अपने सीने से लगा लिया। फिर गौरी भी अपनी नानी के गले से लगकर रो पड़ी।
कमरे में कुछ देर के लिए सिर्फ खामोशी का सामंजस्य व्याप्त हो गया और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए एक बार फिर राधा जी ने बोलना शुरू किया। देखो अलका, स्वयं गलती करके सीखने से अच्छा है कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी। न जाने मेरी आंखों पर कौन सी पट्टी बन रही थी कि मैं अपने सामने रीना को देखकर भी अनदेखा कर रही थी और मैं उसके समझाने पर भी समझना नहीं चाह रही थी। रीना की बड़ी बहन अलका ने कहा, अभी भी कोई देर नहीं हुई है दीदी, मेरी ना सही चलो। आपको मम्मी की बात तो समझ में आई? रीना ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रही है दीना, और मुझे भी अब मम्मी जी की बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है। हम बेटी के ब्याह को उसका भविष्य समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं और फिर अगर उसका ससुराल अच्छा मिल जाए तो खुद पर फक्र करते हैं, और यदि सही ससुराल ना मिले तो बेटी की किस्मत को कोसते हैं। इस तरह से ना जाने कितनी योग्य लड़कियां योग्यता प्राप्त करते करते रह जाती हैं। अरे क्यों नहीं हम अपने लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी पहली प्राथमिकता उनके पैरों पर खड़ा होना ही रखी, ताकि भविष्य में कोई समस्या आने पर उन्हें किसी बेवजह से प्रताड़ित ना होना पड़े, बल्कि वो अपना फैसला लेने के लिए सक्षम हो। रीना की जीजा जी ने कहा, जी बिल्कुल, कि शादी ब्याह बस हमारी बेटियों के जीवन का एक हिस्सा मात्र है ना, कि उनका सारा जीवन और ये बातें हमें समझनी होगी अपने लिए, अपनी बेटी के भले के लिए। भले के लिए नहीं मम्मा, असली भले के लिए, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। अब वहाँ मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर मुस्कान थी और रीना के चेहरे पर असीम संतोष। 4 साल बाद, हेलो मासी, मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी भी अब दुगनी होगी, खिलखिलाते हुए गौरी ने कहा। बहुत बहुत बधाई हो मेरी गुड़िया, और हाँ, इसी बात पर पार्टी तो बनती है, हंसकर गुनगुनाती हुई रीना ने फोन पर गौरी से कहा। पार्टी नहीं रीना, डबल पार्टी, गौरी के पीछे से फोन पर अलका ने कहा। मतलब ये कि हमारी गौरी को फाइनली एक लड़के की तस्वीर पसंद आ गई है और आज शाम लड़के वालों से देखने आ रहे हैं। रीना, तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? अलका ने चिल्लाकर पूछा। नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। अगर गौरी राजी है तो फिर क्यों गौरी? हेलो, रीना ने गौरी से पूछा। गौरी शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई और ये फोन मुझे पकड़ा गई। हंसकर अलका ने रीना से कहा, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।